जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ यूकेपीएससी योद्धा। हम लोग उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये उस सीरीज़ की हमारी दूसरी वीडियो है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज 2022 में जो पेपर हुआ था वो, और उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। अलग अलग पार्ट में हम इसलिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिससे कि वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में इनमें से कौन सा सही है। वह किसी भी देश को कर्ज दे देता है, यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, या फिर यह देश के केंद्रीय बैंकों को कर्ज देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो सही आंसर ये है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ये आपको याद रखना है, और 1945 से ये काम कर रहा है। ऋण केवल सदस्य देशों को दिया जाता है। वर्तमान में 190 प्लस इसके मेंबर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मुद्रा के मूल्य में, याद रखना मूल्य, वैल्यू की बात कर रहा है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा का कमजोर होना, मुद्रा का मूल्य ह्रास, मुद्रा की मूल्य वृद्धि, या फिर मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है दूसरी की तुलना में तो हम कहेंगे कि मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब ऐसे समझो कि एक यूएस डॉलर में आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और इंडिया में खरीद रहे हैं 90 डॉलर, 90 इंडियन रुपीज़ में। ठीक है। और कल की डेट में कोई चीज़ आप जो एक यूएस डॉलर की मिलती है वो आप 80 रुपीज़ में खरीद पाएँ। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया का जो करेंसी है उसके मूल्य में वृद्धि हुई है या उसका ह्रास हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा, मूल्य में वृद्धि हुई है। तो ये यहीं पे यहाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि होती है दूसरी की तुलना में तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे मुद्रा की मूल्य वृद्धि। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में बढ़ता है तो इसे मुद्रा की मूल्य वृद्धि एप्रिसिएशन कहते हैं। यह आमतौर पर विदेशी पूंजी प्रवाह, बढ़ी हुई मांग, मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण होता है। ठीक है। विदेशों से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने लगी। ठीक है। बढ़ी हुई मांग, मांग बढ़ जाए हमारे एक्सपोर्ट्स की, हमारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है। और इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उसे हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो समावेशी विकास का जो मॉडल दिया गया था उनमें से इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। गरीबी को हटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना, या पूंजी बाजार को मजबूत करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था तेज और अधिक समावेशी विकास। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? गरीबी में कमी लाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, लैंगिक असमानता को कम करना, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास करना। ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। क्योंकि यहीं से उसने क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है लेकिन पूंजी बाजार को मजबूत करना, इस तरह का कोई भी इसमें टॉपिक या कोई भी इस तरह का गोल या ऑब्जेक्टिव इस पंचवर्षीय योजना का नहीं था। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को पहली बार शामिल किया गया था? यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, लिंग असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को पहली बार शामिल किया गया था? उसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में पहली बार ये जो मेजरमेंट है, ये जो इंडेक्स है, पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूएनडीपी हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये आपको याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है।
जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कह रहा है कि 2010 की रिपोर्ट में पहली बार जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों में लैंगिक असमानता को मापना। ठीक है, अलग अलग देशों में लैंगिक असमानता को मापना इस इंडेक्स का काम है। यह 3 आयामों पर काम करता है, प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सशक्तिकरण, श्रम बाजार सहभागिता, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। ये आपको याद रखनी है तीनों के तीनों पॉइंट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। हरगोविंद खुराना, थॉमस हंट मॉर्गन, रॉबर्ट ब्राउन या जोहान ग्रेगर मेंडल। इसका सही आंसर क्या है, जोहान ग्रेगर मेंडल। अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से अगर साइंस भी पढ़ी है तब भी आपको पता होगा मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो जोहान ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर यह प्रयोग किया था। 1865 में उन्होंने अपने अनुवांशिकी का नियम दिया था, और उसके मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं, विभाजन का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, प्रधानता का नियम। जबकि हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को समझाने के लिए नोबेल नोबेल पुरस्कार जीता था, ये आपको याद रखना है। थॉमस एंड मॉर्गन को क्रोमोसोम सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन को नाभिक न्यूक्लियस की खोज के लिए जाना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी द्वारा इनमें से किस कर को समाप्त कर दिया गया। इसका जो सही आंसर है वो है वैट, मूल्य संवर्धित कर। तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। आपको ये बताना है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। ये इससे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व करे थे। इसका उद्देश्य एक देश एक कर की व्यवस्था को स्थापित करना है। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वसूलती थी। जीएसटी ने इन प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया है, जैसे कि केंद्र सरकार के कौन कौन से, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ईटीसी, एंड राज्य सरकार के कुछ कर जैसे कि वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ईटीसी। इन सब को हटा के अब क्या कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर रहे हैं। राम रामसर स्थल क्या होते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या है, वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियाँ। रामसर स्थल क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ होती हैं। इसमें काफ़ी सारा डेटा हमारे पास है और इम्पोर्टेंट है। रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इसका नाम यानी कि रामसर, ये जो नाम है कहाँ से आया, ईरान के शहर रामसर से पड़ा, जहां 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। एक कन्वेंशन हुआ था जहां पे हमने वेटलैंड्स को सेफ रखने के लिए अग्रीमेंट किया था। तो रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, 1971 में ईरान में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इस कन्वेंशन के उद्देश्य क्या क्या है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना। भारत में 75 रामसर स्थल थे 2022 तक। आपको बताना है कि अभी कितने हैं। ठीक है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। इनमें से क्या कोई उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में भी कोई रामसर स्थल है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, बहुत बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, मानव उत्थान में योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये मिलता है। यह पुरस्कार केवल भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी दिया जाता है। तो आप हमें बताएंगे कि पहले कौन से विदेशी को, कौन सा पहला विदेशी है जिसे भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 3 व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे, सी राजगोपालाचारी दूसरे, और डॉक्टर सीवी रमन तीसरे थे। इन्हें कौन कौन से क्षेत्रों में मिला है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है।
ठीक है, शुक्राणुओं को हम कहाँ पे सेफ रखते हैं? इसका सही आंसर क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि तरल नाइट्रोजन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को दीर्घकालीन सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीक अपनाई गई है। शुक्राणुओं को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। शुक्राणुओं को तरल नाइट्रोजन में जब रखते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे। निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन क्या है? इसका सही आंसर क्या है? शर्करा। पढ़ लेते हैं। सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्टराइड है। यह ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। इसका मुख्य कार्य है पौधों की कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करना। ये आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज का काम पौधों में क्या होता है? पौधों की कोशिका भित्ति को मजबूत रखना। मनुष्य इसे नहीं पचा सकता क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट शर्करा समूह से संबंधित है, ना कि प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल से। ठीक है, किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। अगला क्वेश्चन है, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है इकोटोन। समझ लेते हैं इसे। दो अलग अलग जैविक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन है। इस क्षेत्र में दोनों समुदायों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इसलिए यहाँ पे विविधता आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी यहाँ पर दोनों क्षेत्रों से अधिक विविधता देखने को मिलती है। इसे एज इफेक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मैंग्रोव क्षेत्र, स्थल और समुद्र का संक्रमण क्षेत्र। अच्छे से ऐसे करके समझो, जैसे ये कोई लैंड है, ठीक है, और ये है वाटर। ठीक है, यहाँ तक ये आ रहा है वाटर। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसे कहा जाता है इकोटोन। इसे क्या कहते हैं? हम इकोटोन कहते हैं। यहाँ पे लैंड वाले एनिमल्स भी मिलेंगे और यहाँ पे ओशन यानी कि वाटर बॉडीज वाले एनिमल्स भी मिलेंगे। ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोटोन। कई बार वो कह रहा है कि यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से ज़्यादा जो आपको विविधता देखने को मिलेगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? एज इफेक्ट कहेंगे। आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने? मैंग्रोव एरिया। ये स्थल यानी कि लैंड और ओशन का संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वेट टैक्स जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है 2005। इसे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। भारत में वैट वैल्यू एडेड टैक्स 1 अप्रैल 2005 से कई राज्यों में लागू किया गया और उत्तराखंड में भी इसी वर्ष इसे अपनाया। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? इसका सही आंसर है केचुआ। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। केचुआ को भूमि का कृषक भी कहा जाता है। इसके मल से ह्यूमस बनती है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आप एसएससी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी, ऑप्शन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मसूड़ों से खून आना, दांत कमजोर होना, थकान, घाव भरने में ईटीसी, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग विटामिन की मैंने एक लिस्ट बनाई है। विटामिन ए की कमी से रतांधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस आती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस करके एक रोग होता है। विटामिन बी12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और जो अडल्ट हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ए की कमी से प्रजनन संबंधी बीमारियां होती हैं, मांसपेशियों की कमजोरी आती है। विटामिन के की कमी से क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमने की दिक्कतें आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है प्रियंका मोहिते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की हैं। इन्होंने अन्नपूर्णा पर्वत, जिसकी हाइट 8091 मीटर है, नेपाल में है ये, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस उपलब्धि के साथ वे अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी।
उन्होंने ये उपलब्धि कब हासिल की? 2021 में, और इसके लिए उन्हें 2020 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी मिला। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि तेंजिंग नोर्गे क्यों फेमस है? क्यों उनके नाम से हमने साहसिक पुरस्कार शुरू कर रखा है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2001। ठीक है, स्वर कोकिला भी कहा जाता था लता मंगेशकर को। उन्हें अमूल्य योगदान के लिए 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह भारत रत्न पाने वाली दूसरी गायिका थी। अच्छा, पहली कौन थी? पहली कौन थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे पहले 1999 में उन्हें पद्म विभूषण, 1969 में 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? इसका जो सही आंसर है वो है मुक्तेश्वर। देख लेते हैं। आईएमडी ने उत्तराखंड के मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल जिले में है, डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, बादल फटना, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पूर्व अनुमान लगाना है। यह रडार आपदा प्रबंधन में हेल्पफुल होता है, मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने में मदद करता है। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। यह ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और कह रहा है कि भारत में कौन से शहर से जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यू जलपाईगुड़ी। देख लेते हैं। मिताली एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश को न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल यानी कि इंडिया के साथ जोड़ती है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई। भारत बांग्लादेश के बीच की तीसरी यात्री ट्रेन है। पहली दो कौन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस जो ढाका और कोलकाता के बीच में चलती है, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उत्तराखंड के कैंडिडेट को ये अगर पता नहीं है तो कुछ नहीं पता। एफआरआई की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1906। एफआरआई की स्थापना 1906 में देहरादून उत्तराखंड में हुई। इसे प्रारंभ में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण के हेतु स्थापित किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हिमालयी कस्तूरी मृग। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। 1972 में इसकी स्थापना की गई और इसका विशेष रूप से हिमालय कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु इसे स्थापित किया गया था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा रिजर्व्ड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे हिम तेंदुआ, काला भालू, हिमालयी मोनाल और भी कई सारी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? इसका सही आंसर है कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। आंदोलन के दौरान विवाह और अन्य संस्कारों पर पौधे लगाने की परंपरा को अपनाया गया। कल्याण सिंह रावत को इस आंदोलन का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? 16 सितंबर, यानी कि ये तो आने वाला है। ठीक है, क्यों ओजोन लेयर जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये क्लास 6-7 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की स्मृति में इसे मनाया जाता है। ठीक है, 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे। अच्छा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम हो सकता है इसे एक्सप्लेन करें। हमारे और भी इतनी सारी वीडियोस हम कवर करने वाले हैं। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। ये बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हर साल ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, जनवरी में। लाखों श्रद्धालु गंगा और समुद्र के संगम में स्नान करते हैं। यह हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ है और कुंभ मेले की तरह ही इसे भी माना जाता है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है वैशाली। प्रथम जैन परिषद का आयोजन वैशाली में हुआ था। यह परिषद जैन धर्म के अनुयायियों और सन्यासियों के बीच मतभेद और नियमों के समाधान हेतु आयोजित की गई थी। परिषद का उद्देश्य धर्मशास्त्रों की व्याख्या, जैन अनुशासन को व्यवस्थित करना था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि वैशाली कौन से महाजनपद में था और आज आज की डेट में वैशाली कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम है यूकेपीएससी योद्धा। उत्तराखंड में अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें और हमें देखते रहिए। आज के लिए इतना ही और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।